Dear students, in the last video lecture, I completed the topic rectifiers. Now in this lecture, I am going to start fourth unit, that is AC voltage controllers and cycloconverters. तो आज के इस लेक्चर में पहले हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और आफ्टर सिलेबस विल स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए जो सिलेबस इसका दिया गया है, यहां पर सबसे पहले हम लोग एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स, तो जब भी हम कोई डिवाइस को पढ़ते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है। तो यहां पर देखिए दो प्रिंसिपल है, यहां पर प्रिंसिपल ऑफ ऑन ऑफ एंड फेज कंट्रोल। ये दो अलग अलग टेक्निक्स हैं इसको ऑपरेट कराने के। इन दोनों चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड्स। फिर हम लोग देखेंगे कि जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर होगा उसमें डिफरेंट लोड्स को लगाकर ट्राई करेंगे कि वो हमारा कैसे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट विल डिस्कस सीक्वेंस कंट्रोल एंड एट लास्ट विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स कन्वर्टर। Similarly, in the case of cycloconverters, we'll see the basic principle of operation. Then we'll discuss single phase to single phase cycloconverter and then three phase to single phase cycloconverter and its output voltage equation. अब हम लोग जानते हैं कि साइक्लोकन्वर्टर और एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्या है। अभी आपने डीसी टू डीसी कन्वर्टर पढ़ रखा है, आपने एसी टू डीसी कन्वर्टर पढ़ रखा है। अब देखिए यहां पर जो एसी वोल्टेज कंट्रोलर है ये बेसिकली है एसी टू एसी कन्वर्टर। इसे कहा जाता है एसी टू एसी कन्वर्टर। अब हम लोग देखते हैं कि ये एसी टू एसी में क्या कन्वर्ट करके हमें देगा। उसके लिए देखिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहला है हमारे पास एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। जब हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर की बात करते हैं, so AC voltage controller is a device. AC voltage controller is a power electronic device that converts fixed AC to variable AC. Fixed AC to variable AC with frequency constant. Fixed AC to variable AC with frequency constant, that means output voltage will be variable and frequency f0 will be constant, that means the frequency is not going to change. अगर आपके सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, आउटपुट वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, दैट इज योर एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब दूसरा हम लोग साइक्लो कन्वर्टर की बात करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर, तो देखिए साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि पहला कन्वर्टर हमारा एसी वोल्टेज कंट्रोलर अगर हमारा फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर पाया तो ये क्या करेगा, ये देखिए फिक्स्ड एसी अगर यहां पर लेंगे तो फिक्स्ड एसी को ये क्या करेगा, वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करेगा और यहां पर ये V0 भी चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। दैट मींस यू विल गेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज वेल एज वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज इन द केस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, इन द केस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। दूसरी बात, यहां पर एक ऐसा भी आपको अरेंजमेंट दिखने को मिलेगा कि जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज लेंगे वो इनपुट वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगा, इनपुट वोल्टेज का ही फ्रीक्वेंसी वेरिएबल होगा और वो क्या करेगा, साइक्लो कन्वर्टर वो हमें फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा। तो हम सारे कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका एप्लीकेशंस कहां होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आप उसका एप्लीकेशन जानना चाहते हो। तो देखिए अगर हम एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स की बात करें, यू विल सी द एप्लीकेशंस इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग्स। लाइटिंग कंट्रोल्स, जो लाइटिंग को आप डीम करते हैं, जो आप लाइट डिमर देखते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, उसमें एसी वोल्टेज कंट्रोलर रहता है। हम लोग क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर के मदद से उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब देखिए यहां से आपको एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्लियर हो जाएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बतलाया था कि जो हमारे पास फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, एक स्पीड रेगुलेटर लगा रहता है। उस स्पीड रेगुलेटर में क्या रहता है, ट्रायक रहता है, यानी टू थायरिस्टर्स इन एंटी पैरेलल। तो वो दो एंटी पैरेलल थायरिस्टर्स बेसिकली
हमारे पास वही एसी वोल्टेज कंट्रोलर है। तो आप समझ सकते हैं कि एसी वोल्टेज कंट्रोलर का यूज करके आप यहां पर इंडक्शन मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए साइक्लो कन्वर्टर का क्या एप्लीकेशन, थोड़ा सा डिफरेंट एप्लीकेशन साइक्लो कन्वर्टर का। पहला देखिए एसी मोटर स्पीड कंट्रोल। यहां पर देखिए एसी मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है। एसी मोटर में हमारे पास सिंक्रोनस मोटर भी हो सकता है। इफ यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर, देन द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल बी चेंज्ड। तो यहां पर क्या है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें वेरिएबल मिल रहा है, और वेरिएबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी का मतलब आप उसको चेंज कर दो। अब दूसरा देखो, एयरक्राफ्ट और शिपबोट पावर सप्लाईज, यानी कि जो हमारे पास एयरक्राफ्ट या शिपबोट का पावर सप्लाई होता है उसमें भी इस साइक्लो कन्वर्टर का यूज किया जाता है। देखिए यहां पर क्या होता है, या फिर विंड जेनरेटर्स जो विंड टरबाइन में जेनरेटर्स लगा रहता है, आप देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, विंड की स्पीड अलग अलग होती है। विंड की स्पीड आपको एक स्पीड नहीं मिलती है। तो ये क्या करेगा साइक्लो कन्वर्टर, इस केस में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड साइक्लो कन्वर्टर। अब आपकी बात आएगी, आपका एक सवाल होगा कि सर गेट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कन्वर्टर अभी तक 4 या 5 क्वेश्चंस ही टोटल पूछे गए 1993 से लेकर अब तक। उसमें से एक क्वेश्चन रिसेंट की अगर हम बात करें तो 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2014 एंड 1 क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2020। लेकिन 2020 वाले क्वेश्चंस में मार्क्स टू ऑल सभी को दिए गए थे, यानी कुछ क्वेश्चंस में कुछ चीजें क्लियर नहीं थी। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एसी सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोलर में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल, यानी कि हम लोग फेज कंट्रोल टेक्निक का यूज करके किस तरह से हम लोग एसी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हमारे पास फिक्स्ड एसी दिया हुआ है, यू आर कन्वर्टिंग द फिक्स्ड एसी इनटू वेरिएबल एसी। अब आप कहोगे सर जब ये फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या ट्रांसफॉर्मर के जगह इसको यूज किया जा सकता है, ये आपका सवाल हो सकता है। देखो ट्रांसफॉर्मर के जगह तो इसको आप यूज नहीं करोगे, कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करोगे, लेकिन हाँ जहां पर कि आपको मोटर्स चलाने हैं इन सभी जगहों पर अगर आपको वोल्टेजेस का लेवल चेंज करना है आप इसको यूज करोगे वोल्टेज कंट्रोलर्स का। और यहां पर क्या एडवांटेज है वोल्टेज कंट्रोलर्स में कि ट्रांसफॉर्मर में तो आपका फिक्स रहता है, आप एक टर्न्स रेशियो फिक्स कर दिया आपने, वो फिक्स रहेगा। लेकिन यहां पर क्या फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हो और काफी एफिशिएंट डिवाइस है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसे यूज करने में। क्लियर? तो देखिए एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स में पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर, इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ फेज कंट्रोल क्या कहता है। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैं ले रहा हूं सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर। अब देखते हैं भाई सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर कैसा होता है। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, सीधा डायग्राम आप देखिए एक थायरिस्टर में बना रहा हूं और इसके एंटी पैरेलल में एक मैं डायोड ले रहा हूं। आई एम टेकिंग ए डायोड इन एंटी पैरेलल टू दिस थायरिस्टर और एक प्योर रेजिस्टिव लोड ले रहा हूं। हमारे पास एसी सप्लाई है, वीएम वीएस इक्वल टू
Vm sin ओमेगा टी, ये तो आपको शायद मुझे बतलाने की भी जरूरत नहीं, प्लस माइनस। दिस इज द थायरिस्टर एंड दिस इज द डायोड, द करंट इज आई नोट प्लस माइनस वी नोट। अब हम लोग इसके ऑपरेशन को समझते हैं और यही है हमारा फेज कंट्रोल टेक्निक। देखिए कैसे इसका ऑपरेशन को समझा जाए। आप कहोगे सर ऑपरेशन को समझने के लिए जल्दी से क्या करिए, एक वेवफॉर्म बनाइए। लो मैं आपको वेवफॉर्म बना रहा हूं। दिस इज ओमेगा टी, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs, तो सप्लाई वोल्टेज Vs हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म को चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म क्या मिलेगा। आप रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं, आपको मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 0 पाई 2 पाई, और देखो मैंने बोला है कि गेट के एग्जाम में 2 या 3 4 बार ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाना कि अगली बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूछे जा सकते हैं और इसमें बहुत ही सिंपल है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। देखो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव मतलब ये डायोड कंडक्ट करेगा, नो। इन द केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल, इफ दिस वोल्टेज इज पॉजिटिव, नाउ दिस थायरिस्टर विल बी कंडक्टिंग एंड द करंट विल फ्लो टू द लोड, पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड थ्रू दिस थायरिस्टर only, clear? So now what happens, you are having a thyristor, means you have the option to choose the firing angle, you have the option to choose firing angle, यानी कि यहां से आप क्या करो, इस पॉइंट पर फायर करो, इस पॉइंट पर आप अल्फा पर फायर कर रहे हैं। जब फायर करोगे उसके बाद क्या होगा, ये कंप्लीट आउटपुट वोल्टेज डिलीवर हो जाएगा, तो यानी उसके बाद आपको ये इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगा, क्लियर, 0 तक मिला। अब निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, अब देखो निगेटिव में एक डायोड को कनेक्ट किया गया एंटी पैरेलल में। अब ये निगेटिव जब ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये यहां से चलेगा, डायोड कहेगा भाई तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा निगेटिव के केस में, क्लियर। इफ योर वोल्टेज इज सप्लाई वोल्टेज इज निगेटिव, so I am not going to create any kind of obstacle, any kind of disturbance in the flow of current, in the flow of current। ये डायोड कहेगा आप आइए, यहां से होकर इस तरह से पास कर जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सेम वेवफॉर्म निगेटिव वाला पार्ट एपियर हो जाएगा, यहां पर कंट्रोल करने के लिए कोई थायरिस्टर नहीं है, क्लियर। तो ये रहा हमारा आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन। If this is the equation of output voltage, then what will be the waveform of output current? आउटपुट करंट के अगर वेवफॉर्म की बात करें, आउटपुट करंट के वेवफॉर्म की बात करें, तो आउटपुट करंट का भी वेवफॉर्म क्या होगा, कुछ इसी तरह से वेवफॉर्म आएगा। ये था हमारा Vs, ये क्या हो जाएगा Vs डिवाइडेड बाय R, Vs डिवाइडेड बाय R। ये रहा आउटपुट करंट का वेवफॉर्म। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ यहां पर 2 चीजें हमें पता करनी है, एक एवरेज वैल्यू, दूसरा आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो V नोट एवरेज अगर कैलकुलेट करें आप, इफ यू कैलकुलेट V नोट एवरेज, सो व्हाट डू यू सी, हियर द वेवफॉर्म इज स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फा, नाउ इट इज कमिंग हियर, इट इज 2 पाई, क्लियर। आप क्या देखते हैं, इफ समवन इज आस्किंग द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो इसका टाइम पीरियड 2 पाई है, इसका भी टाइम पीरियड 2 पाई ही होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके बाद क्या रहा है, यहां से वेवफॉर्म रिपीट तो हो नहीं रहा, यानी टोटल टाइम पीरियड 2 पाई है, इसके बाद वेवफॉर्म रिपीट होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 पाई, 1/2 पाई वेवफॉर्म क्या है, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, अल्फा टू 2 पाई, अल्फा टू 2 पाई, यही होगा, अल्फा से लेकर 2 पाई, क्लियर। तो यहां से अगर आप लिखें तो क्या होगा, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू cos अल्फा माइनस cos 2 पाई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 2 पाई, इट इज कमिंग 1, सो हियर इट विल बी Vm, V नॉट एवरेज इज कमिंग Vm by 2 पाई इंटू cos अल्फा माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और आप क्या देखोगे, अल्फा की वैल्यू पुट करो, 0 मैक्सिमम होगा अल्फा, cos 0 पर मैक्सिमम 1 होगा,
अदरवाइज कोई भी वैल्यू पुट करो, यहां पर आपको क्या मिलेगा, वी नॉट एवरेज विल बी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव साइकिल में आपने कट नहीं किया, पॉजिटिव में कट किया है, तो ये मिला आपको। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर लिया, क्या मैं इस थायरिस्टर को यहां ले लूं, डायोड को यहां ले लूं? बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका हाफ वेव कंट्रोलर ही बनेगा। क्लियर? उसमें निगेटिव वेव फॉर्म कट होगा, तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है आरएमएस वैल्यू। अब इसका आरएमएस वैल्यू लिखा जाए, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आरएमएस वैल्यू, जब आप इसकी आरएमएस वैल्यू अगर आप लिखें तो आरएमएस वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? इसका ट्रिक मैंने आपको बतलाया था, टाइम पीरियड यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा टी नोट, यानी कि 2 इंटू 2 पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 2 पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 इंटू साइन 2 अल्फा, 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस 2 इंटू अपर लिमिट। तो 2 इंटू 2 पाई क्या होता है, साइन 4 पाई भी 0 होगा, तो 1 बाय साइन 2 अल्फा टू द पावर 1/2। तो ये रहा हमारा आरएमएस वोल्टेज का फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आरएमएस वोल्टेज। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रहा सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर? अब भाई बताओ कि आप कहोगे सर ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये डायोड लिया आपने, हाफ वेव रेक्टिफायर बना, तो अगर हम इस डायोड के जगह भी थायरिस्टर ले लें तो निगेटिव साइकिल में भी कट हो जाएगा, ये निगेटिव साइकिल में भी वेवफॉर्म कट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये कंजूसी क्यों कर रहे हैं पहले डायोड लेकर? देखो डायोड लेकर मैं कंजूसी नहीं कर रहा था, आप थायरिस्टर ले सकते हो, बस मैं आपको बतला रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर भी होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इस सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का? आपने क्या देखा कि एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, सप्लाई में ये भी सप्लाई में क्या कर रहा है, सप्लाई में ये हार्मोनिक इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग हार्मोनिक इन द सप्लाई। सो सिंगल फेज फुल वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर विथ आर लोड। अब ये प्योर रेजिस्टिव लोड लिया जा रहा है, और यहां पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ देखिए यहां पर ये T1 था, ये हो जाएगा T2। क्लियर? तो पॉजिटिव साइकिल में T1 विल कंडक्ट, इन द केस ऑफ नेगेटिव साइकिल T2 विल कंडक्ट, in the case of negative cycle T2 will conduct. So now if you are drawing the waveform, see the waveforms are very clear. मैं यहां पर सप्लाई वोल्टेज का वेवफॉर्म बिल्कुल नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं सिर्फ आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। देखो सप्लाई का यही आएगा, अच्छी बात है। अल्फा पर ट्रिगर करोगे T1 को, ये चलेगा ऐसे। दूसरा ट्रिगर होगा पाई प्लस अल्फा पर, ये चलेगा इस तरह से, ये चलेगा इस तरह से, 0 अल्फा पाई प्लस अल्फा, दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई। ये रहा हमारा वेवफॉर्म, ये रहा हमारा वेवफॉर्म आउटपुट वोल्टेज का। इफ दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट वोल्टेज, देन यू कैन इजीली ड्रॉ द वेवफॉर्म फॉर आउटपुट करंट, you can easily draw the waveform for output current, and you can see the waveform is coming. Again the waveform will be similar, again the waveform will be similar, waveform will be similar. Clear? अब हमसे कहा जा रहा है कि यहां भी आप एवरेज आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखिए, एवरेज आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहां भी लिखिए। देखो एवरेज मतलब ओवर द पीरियड पूरा एरिया आप कैलकुलेट करोगे, यहां जितना अल्फा 2 पाई, यहां भी अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई, यानी सेम एरिया जितना इतना, दोनों एरिया कैंसिल, एवरेज वोल्टेज 0। एसी का एवरेज 0 होता है या नहीं होता है? दोनों तरफ आपने कट कर दिया, एवरेज क्या होगा, एवरेज विल बी 0। नेक्स्ट आरएमएस। अब आपको कहा जाएगा आरएमएस लिखने के लिए, आप कहोगे सर आरएमएस लिखने के लिए इसका पीरियड अप टू पाई बनाया जाए या 2 पाई बनाया जाए? देखो व्हेनेवर यू आर राइटिंग आरएमएस वैल्यू में क्या होता है कि निगेटिव साइकिल का भी स्क्वायर होता है, तो निगेटिव साइकिल का स्क्वायर करोगे तो ये भी पॉजिटिव में ठीक इसी तरह से बन जाएगा।
बात समझ में आ रही है? जब ये भी पॉजिटिव में ठीक इसी तरह से वेवफॉर्म बन जाएगा, देखो कैसा बनेगा, यहां से करोगे ऐसा सेम टाइप का वेवफॉर्म बन जाएगा। तो हम क्यों ना इसका टाइम पीरियड 0 to पाई लेकर अपना काम निपटा लेते हैं। ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 ओमेगा टी नोट, दैट मीन्स 2 इंटू पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 इंटू साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 पाई। तो साइन 2 अल्फा रखेंगे, 2 पाई क्या होता है 0, 2 पाई क्या होता है 0। सो दिस इज द आरएमएस, दिस इज द आरएमएस value, this is the RMS value of output voltage in the case of R load. That means that in the case of single phase full wave AC voltage controller. बात समझ में आ गई आपकी? अब जब सिंगल फेज फुल वेव AC वोल्टेज कंट्रोलर विथ रेजिस्टिव लोड हमने ले लिया, जब हमने विथ रेजिस्टिव लोड ले लिया, अब देखना है विथ RL लोड कैसा होता है, विथ RL लोड कैसा होता है। तो देखिए RL लोड को समझने के लिए इस डायग्राम को तो मैं मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इस वेव फॉर्म को फिर से बनाना है और जितनी बार आप प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर RL लोड लिया जा रहा है। RL लोड जब लिया जाएगा, हियर व्हाट विल यू राइट, R and L, R and L, clear, R and L. Again here it will be plus minus V0, here it will be plus minus V1. You are having two thyristors T1 and T2. So now you have to write, now you have to draw the waveforms. So let us draw the waveforms. Waveform कैसा आएगा इसको हम लोग देखते हैं। पहले किसका ड्रॉ करोगे, आउटपुट वोल्टेज का। तो आउटपुट वोल्टेज अगर मान लो नहीं रहता तो डॉटेड लाइन इस तरह से आता, सप्लाई में, सप्लाई के केस में डॉटेड लाइन इस तरह से आता, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस को थोड़ा मैं और एक्सटेंड कर दे रहा हूं, इस तरह से आता। नाउ व्हाट हैपेंस, यू आर ट्रिगरिंग द थायरिस्टर T1 एट द एंगल अल्फा, अल्फा एंगल पर थायरिस्टर को ट्रिगर करो। अल्फा एंगल से थायरिस्टर आपने ट्रिगर किया तो यहां तक चला, ऐसे चलता है यहां तक। अब आप क्या जानते हैं, अब देखो इसको करंट के वेवफॉर्म से समझा जाए। अब यहां के बाद हम वोल्टेज का वेवफॉर्म पहले नहीं ड्रॉ करके पहले करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे और उस करंट के वेवफॉर्म से हम लोग समझेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। ओमेगा टी, दिस इज करंट वेवफॉर्म आई नॉट। ये देखिए जब पॉइंट यहां पर अल्फा पर आपने ट्रिगर किया, तो अगर ये प्योर रेजिस्टिव लोड रहता तो डायरेक्ट ये इसको फॉलो कर लेता, यहां भी VS/R हो जाता। लेकिन ये क्या है, इंडक्टिव लोड, यहां पर इंडक्टर भी प्रेजेंट है। इंडक्टर क्या करेगा, धीरे से इसको बढ़ाएगा और यहां पर आकर इसका करंट 0 नहीं होगा। इंडक्टर कहेगा मैं 0 नहीं होने वाला हूं, मैं आगे चलकर 0 होऊंगा, मैं आगे चलकर 0 हो जाऊंगा, यहां पर 0 होगा। क्लियर? तो अब एक लाइन बन रहा है, इस लाइन को आप ड्रॉ कीजिए। एक लाइन आपको बन गया यहां पर, इस लाइन को कहा जाता है पॉइंट को बीटा। इंडक्टर का करंट बीटा पर जाकर 0 हो रहा है। समझ में आ रही है बात, बीटा पर जाकर 0 हो रहा है। अब बीटा के तक जब ये इंडक्टर का करंट 0 हो रहा है, दैट मींस इंडक्टर किसके थ्रू कंडक्ट कर रहा होगा, यहां कोई फ्री व्हीलिंग डायोड तो है नहीं। जब यहां पर कोई फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है, इसका मतलब ये इंडक्टर इसी थायरिस्टर T1 से होकर कंडक्ट कर रहा था। यानी कि ये जो वोल्टेज था, यही वोल्टेज लोड के अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज यहां तक एपियर होगा, बीटा तक यही वोल्टेज एपियर होगा। और बीटा के बाद क्या होता है, बीटा के बाद फिर आता है 0, अल्फा हुआ। अब एक पॉइंट आएगा पाई प्लस अल्फा, यू विल गेट अनदर पॉइंट पाई प्लस अल्फा। अब इस पाई प्लस अल्फा पर क्या किया जाएगा भाई, दूसरे वाले का अब कहा जाएगा इसकी बारी है, तो दूसरे का नंबर है, तो दूसरे को भी क्या करो, इस तरह से यहां पर ट्रिगर करोगे। ये भी क्या करेगा, ये पॉइंट है 2 पाई, तो 2 पाई प्लस बीटा तक जाकर ये 0 होगा, ये भी 2 पाई प्लस बीटा तक जाकर 0 होगा। समझ में आ रही बात? यानी आप कहोगे कि सर यहां भी, यानी कि इससे पहले अगर इसको 0 से पहले मान लें कि हमारा इसी तरह से चल रहा था, तो यानी कि यहां से कुछ इस तरह से रहा होगा, यहां से कुछ इस तरह से रहा होगा पॉइंट। क्लियर? तो यानी कि अब करंट क्या होगा, अब देखिए करंट क्या होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट से करंट क्या होगा, अब फिर से करंट निगेटिव में चलना शुरू करेगा।
इस तरह से निगेटिव में फिर से करंट को, इस तरह से करंट को निगेटिव में चलाइए, ये करंट इस तरह से निगेटिव में चलेगा अप टू बीटा, अप टू बीटा। ये करंट इस तरह से हमारा निगेटिव में चला। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यहां 3 पॉइंट आपको मिला। पहला पॉइंट क्या है? पाई। ये पॉइंट क्या है? बीटा। और ये पॉइंट क्या है? पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। तो आप क्या देख रहे हो यहां पर? आप यहां पर देख रहे हो कि इंडक्टर क्या हो रहा है? इंडक्टर के कारण डिले हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंडक्टर देयर इज द लैग इन करंट। करंट में क्या मिला? फेज लैग हुआ। क्लियर। अब इस फेज लैग को हम लोग समझते हैं, यानी यहां भी करंट कुछ इस तरह से आया होगा, यहां भी कुछ करंट इस तरह से गया होगा, ये करंट यहां रहा होगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज पाई, दिस पॉइंट इज पाई प्लस अल्फा, और ये रहा बीटा। समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब हमें देखना है कि जब ये एसटीडी स्टेट में पहुंच जाएगा सर्किट, मान लो t इक्वल टू 0 पर आपने स्विचिंग इस तरह से किया, जैसे ही सर्किट धीरे धीरे एसटीडी स्टेट में पहुंच जाएगा, ये इंडक्टर क्या होगा? ये इंडक्टर परमानेंटली इससे एक लैग एंगल पर लैग करेगा, एक एंगल पर लैग करेगा। व्हेन द इंडक्टर राइट द पॉइंट व्हेन द सर्किट रीचेस टू एसटीडी स्टेट, then the current will be permanently lagging behind the voltage, will be permanently lagging behind the voltage by an angle phi। और phi क्या होगा? देखो R और L के कारण जो फेज एंगल आएगा, अब एसी सप्लाई में क्या करते हो? एसी सप्लाई जब आप किसी आरएल सर्किट में देते हो तो tan इनवर्स ओमेगा L बाय R ही क्या होता है? फेज एंगल होता है, जो कि लैग होता है। तो ये भी क्या होगा? tan इनवर्स ओमेगा L बाय R, tan इनवर्स ओमेगा L बाय R इसी से लैग करेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई? क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। हियर यू आर गेटिंग डिसकंटिन्यूअस, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा आप। यहां से यहां देखिए डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस? आप देख रहे हो वेवफॉर्म इसके बाद नहीं है, करंट क्या हो जा रहा है? जीरो। ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हमें कब मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हमें कब मिलेगा? देखिए डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन कब मिलता है? डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन हमें तब तक मिलता है ओनली इफ यहां देखिए ध्यान से, यहां ध्यान से देखो, बीटा इज लेस देन पाई प्लस अल्फा कह सकते हो। क्लियर। या फिर ये बीटा क्या रहा होगा? यार यही बीटा तो फाई है, फेज एंगल। ये क्या है? इतना पॉइंट जो आप ले रहे हो यही है फाई। और ये टोटल एंगल क्या है? ये टोटल एंगल है हमारा अल्फा। अल्फा से पाई से पाई प्लस अल्फा, टोटल एंगल अल्फा। यानी कि जब ये फाई जो है, इफ दिस फाई इज लेस देन अल्फा, इफ दिस फाई इज लेस देन अल्फा, देन ओनली देयर विल बी डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन। ओनली फाई इज लेस देन अल्फा, और आप कह सकते हो इफ अल्फा इज ग्रेटर देन फाई। अगर अल्फा उस फेज एंगल से ज्यादा है, अधिक है, तभी जाकर ये डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन मिलेगा। कंटिन्यूअस कंडक्शन कब मिलेगा? इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू फाइव। इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि ये फाई क्या होगा? ये फाई जब अल्फा से ज्यादा हो जाएगा। अब फाई जब अल्फा से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसका भी वेवफॉर्म अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले डिसकंटिन्यूअस में समझते हैं। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में कहा जाता है, इसी समय सिर्फ आउटपुट वोल्टेज को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन में ही आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हो आप। ठीक है, यानी आउटपुट वोल्टेज का कंट्रोल कब तक कर रहे हैं? यू विल गेट कंट्रोल्ड आउटपुट, राइट द पॉइंट, you will get controlled output only in the case of discontinuous conduction mode. Only in the case of discontinuous conduction mode. That means
दैट मीन्स अल्फा इज ग्रेटर देन 5, अल्फा इज ग्रेटर देन 5। आगे लिखिए इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5, इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5। अब अल्फा अगर 5 से छोटा होगा यानी 5 यहां या इसके ज्यादा रहेगा, क्या होगा भाई, 5 के आगे बढ़ने से पहले यहां तक तो कंटिन्यू होगा ही, उसके बाद फिर से फायर कर दिया जाएगा दूसरा थायरिस्टर, यानी कि यही वेव फॉर्म फिर से आपका कंप्लीट एसी ही आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एसी। तो आप लिखिए इफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 5 then thyristor is again triggered at negative thyristor is again triggered at pi plus alpha, negative thyristor is again triggered at pi plus alpha, and before pi plus alpha thyristor T1 was conducting, before pi plus alpha thyristor T1 was conducting, hence we'll get pure sinusoidal waveform in this case, hence we'll get pure sinusoidal waveform in this case, clear? That means hence we can say the voltage is not controllable in that case। तो सिर्फ कंट्रोल आउटपुट कहां मिला है, पहला केस में मिल रहा है, यू आर गेटिंग कंट्रोल आउटपुट इन फर्स्ट केस। तो जब फर्स्ट केस में ही आपको कंट्रोल आउटपुट मिला है, अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। भाई पहला एक्सप्रेशन V नॉट आर का लिखो, पहला एक्सप्रेशन V नॉट आर का लिखो। तो V नॉट आर का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, V नॉट आर अगर आप लिखोगे यहां पर, तो आप क्या देख रहे हो, फिर आरएमएस लिखना है। हम क्या करेंगे, पाई तक ही पीरियोडिक मान लेंगे, क्योंकि इस बार फिर से क्या होगा, ये पार्ट रिवर्स होगा, ये पार्ट हमारा फिर से रिवर्स होगा। हम लोग अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक को एक पीरियड मानते हैं, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा दूसरा पीरियड माना जाएगा, क्लियर? देखो यहां से मानोगे पहले इतने पार्ट को करो फिर करो, इसलिए अल्फा से पाई प्लस अल्फा को एक पीरियड मान लो और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा को दूसरा पीरियड मान लो। समझ में आ गई बात? तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा यानी कि टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, Vm डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम पीरियड ओमेगा टी नॉट, दैट मींस पाई इंटू। अब देखिए यहां पर अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट यहां पर बीटा है ना कि पाई। अपर लिमिट इज बीटा, लोअर लिमिट इज अल्फा, सो यू राइट बीटा माइनस अल्फा प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू लोअर लिमिट, दैट मींस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा टू द पावर 1/2 to the power 1/2. So this is the expression for RMS voltage. This is the expression for RMS voltage. और यहां पर दूसरा कौन सा वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज क्या होगा, एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0, एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0, एवरेज वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या है केस, कंटिन्यूअस कंडक्शन का। भाई कंटिन्यूअस कंडक्शन मतलब ही आपको क्या होगा, ये वेव फॉर्म मिल जाएगा, क्लियर? आपको अगर ये फाई एंगल है, दिस एंगल फाई इज, इफ फाई इज ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि ये यहां तक आए, क्या होगा भाई, ये यहां तक मिल जाएगा इस तरह से, यहां पर फिर इसे ट्रिगर कर दोगे फिर से यही मिलेगा, इसलिए आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप एसी वोल्टेज कंट्रोलर डिजाइन कर रहे हो, अगर आपके पास आरएल लोड है, अगर आपके पास आरएल लोड है, आपको जो फेज डिले एंगल फाई इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा एल बाय आर है, उसको आपको हमेशा फायरिंग एंगल से कम रखना है, उसको हमेशा फायरिंग एंगल से कम रखोगे। यानी आप ये कह सकते हो कि सर फाई को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हम किसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें फायरिंग एंगल हमेशा फेज एंगल से अधिक रखना है, क्लियर? फायरिंग एंगल फेज एंगल से अधिक रखना है। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इन सारे कंसेप्ट्स पर। तो यही सारा रहा हमारा फेज कंट्रोल, यही सब क्या रहा हमारा फेज कंट्रोल। तो जब हम फेज कंट्रोल को इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें ताकि ये हमेशा के लिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। और मैं क्वेश्चंस भी कौन सा ले रहा हूं, कुछ गेट के क्वेश्चंस तो लेंगे ही, लेकिन उससे पहले पीएस भीमराव सर की किताब में जो क्वेश्चंस सॉल्व्ड एग्जांपल्स में दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूं। वो क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज आप लोग क्लियरली लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज भी लिख रहा हूं।
दिया गया है एक सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ए सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ए सिंगल फेज हाफ वेव AC voltage controller feeds a load of R equal to 20 ohm, feeds a load of R equal to 20 ohm with an input voltage of 230 volt and 50 hertz. Alpha is equal to 45 degree. Firing angle is given 45 degree. Determine पहला VOR, second power delivered to the load, power delivered to load एंड इनपुट पावर फैक्टर। आप लोग भी क्वेश्चंस को जरूर लिखते जाओ। नंबर सी, एवरेज इनपुट करंट, एवरेज इनपुट करंट। कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे किया जाता है किसी क्वेश्चन को? आप देखो क्वेश्चंस के लाइंस को पढ़ो और उसमें जो डेटा दिया गया उसको लिखते जाओ। सिंगल फेज हाफ वेव एसी वोल्टेज कंट्रोलर, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोलर, क्लियर। आगे क्या दिया गया है? फीड से लोड ऑफ आर इक्वल टू 20 ओम, रेजिस्टेंस लगा गया इस लोड में, 20 ओम का रेजिस्टेंस है। इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है? वीएस इक्वल टू 230 वोल्ट दिया गया है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? 230 वोल्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू दिया गया है सप्लाई का। फायरिंग एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री, फायरिंग एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड? VOR, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। क्या होगा फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज का? हाफ वेव है, हाफ वेव का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 इंटू साइन 2 अल्फा टू द पावर 1/2। क्लियर। अब Vm क्या है भाई? Vm क्या लिखोगे? 230 इंटू रूट 2, 230 इंटू रूट 2 इज द वैल्यू ऑफ Vm। तो फ्रॉम हियर इफ यू फाइंड वैल्यू ऑफ Vrms, अल्फा क्या लोगे? 45 की जगह π/4 लिखना पड़ेगा यहां पर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर यू विल गेट अल्फा इक्वल टू VOR इक्वल टू 224.682 वोल्ट, 224.682 वोल्ट। क्लियर। यहां से Vrms मिल गया। दूसरा पूछा जा रहा है कि पावर डिलीवर टू द लोड। अब देखो लोड क्या है? रेजिस्टिव लोड है। रेजिस्टिव लोड में कौन सा वैल्यू पावर डिलीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आप जानते हो कि आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट ही पावर डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पी लोड अगर हम लिखें, आप लिख सकते हो आरएमएस स्क्वायर VOR स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। फ्रॉम हियर व्हाट डू यू सी? You will get P equal to 2524.1 watt, 2524.1 watt. This is the value of P load. इसी में पूछा जा रहा है कि इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है? देखिए इनपुट पावर फैक्टर को अगर हम लिखें, इनपुट पावर फैक्टर, तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है? जो लोड को पावर दिया गया है और डिवाइस कितना इनपुट पावर सप्लाई कर रहा है, दोनों का रेशियो ही होता है हमारा इनपुट पावर फैक्टर। दैट मींस पावर डिलीवर्ड टू द लोड डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। क्लियर। तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड तो हम लिख चुके हैं 2524.1 वाट डिवाइडेड बाय, अगर हम इनपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर क्या होगा? हमारा जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज हमारा Vs है, इनपुट वोल्टेज हमारा Vs है, ना कि VOR। Vs है हमारा इनपुट वोल्टेज इनटू, अब जो करंट की अगर हम बात करें तो करंट क्या होता है कि जो कंट्रोलर हमारे पास होता है, ये जो भी हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं ये बने हुए,
इसमें जो आउटपुट को जो जितना करंट डिलीवर हुआ जिस टाइम में, वही करंट सप्लाई से लिए जा रहे हैं। सप्लाई वोल्टेज तो 230 वोल्ट का ले रहे हैं, सही है, लेकिन जो करंट होता है, ये करंट क्या होगा, करंट तो हमारा जो आउटपुट करंट होगा वही ये करंट होगा। तो सप्लाई करंट और लोड करंट दोनों बराबर, दोनों की आरएमएस वैल्यू बराबर, इसलिए IOR लिख देंगे, IOR लिख देंगे। क्लियर? या फिर देखिए आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर डिलीवर्ड टू द लोड क्या है, VOR इंटू IOR डिवाइडेड बाय VS इंटू IOR। दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग, V आउटपुट RMS डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज, V आउटपुट RMS डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज। तो यहां से अगर आप इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट करें तो आएगा 0.9769, 0.9769। और क्या लिखोगे आप हमेशा, लैगिंग पावर फैक्टर, यू आर गेटिंग लैगिंग पावर फैक्टर इन दिस केस, यू आर गेटिंग लैगिंग पावर फैक्टर इन दिस केस। क्लियर? ये रहा बी पार्ट का ही दूसरा था पार्ट, बी में पहला पार्ट था, बी में दूसरा पार्ट, यानी कि इनपुट पावर फैक्टर आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय सप्लाई वोल्टेज डायरेक्टली हो रहा है। सी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, सी पार्ट में पूछा जा रहा है एवरेज इनपुट करंट। तो भाई एवरेज इनपुट करंट क्या होगा, जो इनपुट करंट किसके बराबर होता है, आउटपुट के बराबर। तो आउटपुट वोल्टेज पहले निकाल लो, आउटपुट वोल्टेज एवरेज निकाल लो। एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई, Vm डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू Vm बाय पाई इंटू कॉस अल्फा माइनस 1। तो यहां से आएगा माइनस 15.17 वोल्ट, माइनस 15.17 वोल्ट। V नॉट एवरेज आएगा, तो I नॉट एवरेज क्या होगा, I नॉट एवरेज उसी को R से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा माइनस 0.7585 एम्पियर। क्लियर? तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस अनदर क्वेश्चन। अब देखिए मैं पहले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा लाइंस को, और हमें दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने, वही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया गया है सिंगल फेज फुल वेव एसी कंट्रोलर। ये था हाफ वेव, हाफ के जगह कर दो फुल। फीड से लोड ऑफ R इक्वल टू 20 ओम, इनपुट वोल्टेज 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, फायरिंग एंगल फॉर बोथ थायरिस्टर्स 45 डिग्री। यू हैव टू कैलकुलेट VOR इनपुट। तीसरा पूछा जा रहा है एवरेज एंड आरएमएस करंट्स ऑफ थायरिस्टर। यहां पर जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट पूछा जा रहा है एवरेज एंड आरएमएस करंट्स ऑफ थायरिस्टर्स, एवरेज एंड आरएमएस करंट्स ऑफ थायरिस्टर्स। तीसरा पार्ट में इतना चेंज हुआ। कम टू द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन पर आए, सॉल्यूशन पर आओगे तो क्या करना पड़ेगा, फिर से आप लिखोगे, पहले आप लिखिए यहां पर क्या क्या लिखोगे। सबसे पहला देखो सॉल्यूशन पर अगर हम आए तो पहले हम लोग लिखेंगे सिंगल फेज फुल वेव दिया गया है, R इक्वल टू 20 ओम विथ इनपुट वोल्टेज VS 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, अल्फा इज गिवन 45 डिग्री, अल्फा इज गिवन 45 डिग्री। क्लियर? अब देखिए कि आरएमएस वोल्टेज हम कैलकुलेट करना है, आरएमएस वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। तो फुल वेव में क्या होता है भाई, फुल वेव में हमारा टाइम पीरियड हो जाता है 2 इंटू पाई हो जाएगा टाइम पीरियड ओमेगा टी नॉट के जगह इंटू, अब क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा टू द पावर 1/2। तो यहां से अगर सारे वैल्यूज पुट करो, Vm क्या है, Vm इज इक्वल टू 230√2। फ्रॉम हियर यू विल गेट, फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग 219.304, 219.304 वोल्ट। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। इसी में
सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। दे आर आस्किंग यू पावर डिलीवर टू द लोड। तो पावर डिलीवर टू द लोड क्या होगा, वी ओ आर स्क्वायर आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से इसका स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर कर दो, आपको मिलेगा 2404.71 वाट। 2404.71 वाट। इसी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, दे आर आस्किंग यू इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर यहां भी क्या होगा, आरएमएस डिवाइडेड बाय सप्लाई। आरएमएस बाय सप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0.9535 लैग। 0.9535 लैग। क्लियर। नेक्स्ट हमारा दिया गया है तीसरा पार्ट, आईटी एवरेज, यानी एवरेज थायरिस्टर करंट कितना होगा। आपको एवरेज थायरिस्टर करंट पता करना है। तो देखो एवरेज थायरिस्टर करंट कैसे कैलकुलेट होगा। आप देखिए वेवफॉर्म की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो थायरिस्टर्स हैं, T1 और T2। आप क्या देखते हो कि फर्स्ट हाफ में कौन सा कंडक्ट करता है, फर्स्ट साइकिल में T1 कंडक्ट करता है, तो यही थायरिस्टर करंट होगा और यहां से 2 पाई तक ये बंद रहेगा। तो अगर हम एवरेज थायरिस्टर करंट ले, ये अल्फा है, ये पार्ट क्या है पाई, और इसको क्या लिखेंगे VS डिवाइडेड बाय R लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, करंट के केस में लिखोगे। ये आ रहा है आपका पहला थायरिस्टर का वेवफॉर्म। सिमिलरली IT2 अगर आप देखेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, IT2 आपको निगेटिव मिलेगा और वो सिर्फ पाई प्लस अल्फा से 2 पाई मिलेगा। क्लियर। तो एवरेज थायरिस्टर करंट इसका कैलकुलेट करो या दूसरे का बात बराबर होगा। तो IT एवरेज अगर हम कैलकुलेट करते हैं IT एवरेज, तो ये क्या मिलता है IT एवरेज हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IT एवरेज अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाओ आपको क्या मिलेगा, R से तो डिवाइड किया ही जाएगा। या देखिए एवरेज टोटल टाइम कितना है 2 पाई इंटू ये क्या होगा Vm साइन ओमेगा टी बाय आर डिवाइडेड बाय R इंटू डी ओमेगा टी। और ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, अल्फा से पाई, अल्फा से पाई तक इंटीग्रेट होगा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग, यू विल गेट द फॉर्मूला 1/2 पाई r 1/2 पाई r इंटू 1/2 पाई r इंटू 1 प्लस cos alpha। 1/2 pi r into 1 plus cos alpha. From here you will get 4.418 ampere. From here you will get 4.418 ampere. अब आपसे इसी में पूछा जा रहा है एवरेज थायरिस्टर करंट। अगर जब एवरेज थायरिस्टर करंट आपसे पूछा जा रहा है, आरएमएस थायरिस्टर करंट IT RMS, तो भाई IT RMS क्या होगा, इसी वेवफॉर्म के लिए RMS वैल्यू कैलकुलेट कर लो। R से तो आप डिवाइड कर ही दो 1/R से, इंटू क्या हो जाएगा Vm डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू टाइम पीरियड क्या है टोटल 2 पाई। यहां पर क्या करोगे पाई माइनस अल्फा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फा टू द पावर 1/2 करोगे। यहां से आरएमएस करंट आपको क्या मिलेगा 7.7521 एम्पियर। 7.7521 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट ऑफ थायरिस्टर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट ऑफ थायरिस्टर। बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस जो गेट में पूछे गए हैं, एक ही क्वेश्चन है क्योंकि एक दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो यहां तक के टॉपिक में अगर एक क्वेश्चन दिया गया था गेट में, उस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। तो आज का ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आप लोग सॉल्व कर दोगे इसे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं। गेट 2008 में पूछा गया था, गेट 2008 में पूछा गया था। 1 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक आपको सर्किट दिया गया है, थायरिस्टर है दोनों, मतलब ये सर्किट किसका है, ये सर्किट है हमारा, ये है 50 ओम, ये है J50 ओम, ये है प्लस माइनस V नोट, ये दो थायरिस्टर्स दिए गए। आप समझ सकते हो ये क्या, सिंगल फेज फुल वेव वोल्टेज कंट्रोलर विथ RL लोड। अब क्या कह रहा है, अब ये पूछ रहा है कि
अल्फा के किस रेंज के लिए, फॉर व्हाट रेंज ऑफ अल्फा, फॉर व्हाट रेंज ऑफ अल्फा V naught is not controllable, V naught is not controllable, V naught is not controllable। तो देखिए यहां पर इसके लिए क्या करना होगा। अगर इसके हम सॉल्यूशन पर जाएं, इसके अगर हम सॉल्यूशन पर जाएं, सॉल्यूशन पर, तो देखो सॉल्यूशन यहां पर क्या मिलेगा। सॉल्यूशन हमें यहां पर मिलेगा कि नॉट कंट्रोलेबल। नॉट कंट्रोलेबल कब होता है, जब हमने क्या बतलाया था भाई, नॉट, बस इतना याद रखना फिगर को, यहां से यहां चले थे पाई आया था, पाई से आगे चले थे ये बीटा आया था, और ये बीटा के बाद आगे चले थे पाई प्लस अल्फा आया था। तो बीटा मतलब क्या था, फाई था, और ये टोटल अल्फा था। यानी जब फाई ग्रेटर देन अल्फा था, फाई जब ग्रेटर देन अल्फा था तो ये नॉट कंट्रोलेबल था। फाई अगर ग्रेटर देन अल्फा था तो ये नॉट कंट्रोलेबल था। यानी सॉल्यूशन क्या होगा, इट विल बी नॉट कंट्रोलेबल ओनली इफ फाई इज ग्रेटर देन अल्फा। यानी यहां से कह सकते हैं अल्फा इज लेस देन इक्वल टू फाई। अगर फाई अल्फा इज लेस देन इक्वल टू फाई है, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोलेबल नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा, अब देखिए फाई को कैलकुलेट करें। फाई क्या है भाई, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर 50/50, यानी क्या हुआ 45 डिग्री। tan इनवर्स 145 डिग्री। आप क्या कहोगे, अल्फा का कौन सा रेंज आएगा, 45 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्या अनकंट्रोलेबल अल्फा लेस देन 45 डिग्री के लिए हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 डिग्री के लिए ये अनकंट्रोलेबल होगा। क्लियर। और इससे जब फायरिंग एंगल अधिक होगा तब ये कंट्रोलेबल होगा, क्योंकि हमारा फेज एंगल ही 45 डिग्री है। तो फेज एंगल से अधिक जब फायरिंग एंगल को रखेंगे तभी हमें कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म मिलेगा। वंस यू आर गेटिंग डिसकंटिन्यूअस वेवफॉर्म, एक्चुअली यहां पर लेस देन और इक्वल टू दोनों का साइन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू दोनों का ही साइन होगा। क्लियर। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे उसमें, ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। ये गेट 2008 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हो कि आपने थायरिस्टर पढ़ रखा है, आपने चॉपर्स पढ़ रखा है, आपने पहला चैप्टर और आपने रेक्टिफायर्स पढ़ रखा है। यहां पर देखिए कि ये पार्ट कितना आसान लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि जब आपने रेक्टिफायर्स पढ़ा इसका मतलब सारे ऑपरेशंस आपको सर्किट्स के पता है। बस यहां पर क्या करना है, हमें वेवफॉर्म को कट करना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यही करते हैं, आप वेवफॉर्म को कट करते हो, और जब आप वेवफॉर्म को कट करते हो तो उसका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखते हो। और चूंकि आपने वेवफॉर्म को कट कर दिया तो आपको क्या कहता है, कोई सामने वाला बंदा आकर कहेगा कि वो एक डिसएडवांटेज है कि आपने वेवफॉर्म को कट किया, दैट मींस इट इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस हार्मोनिक्स इन द सिस्टम। तो जब आप हार्मोनिक्स इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया तो दूसरा क्या करते हो, हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर करते हो। दूसरा आप लोग हार्मोनिक एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर करते हो, उसमें आप लोग इनपुट पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करते हो, और रेक्टिफायर्स में आपने देखा था फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ये सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर। इन सारी चीजों को आप कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल बताऊंगा। क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा पहला पोर्शन एसी वोल्टेज कंट्रोलर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मात्र एक लेक्चर में लूंगा साइक्लो कन्वर्टर में। दैट मींस इस 3 लेक्चर में आपका 4th यूनिट कंप्लीट और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, उसमें कोई भी टॉपिक छोड़ूंगा मैं नहीं। क्लियर। तो ये रहा है। उसके बाद हम लोग फिर इन्वर्टर को डिस्कस कर लेंगे। आप लोग स्टडी में लग जाइए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। साइक्लो कन्वर्टर बहुत आसान है, और कभी भी हम इस बात को नहीं दिमाग में रखेंगे कि गेट में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना आसान टॉपिक है, और अगर पूछ दिया गया तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को छोड़ कर आओगे वहां से। ठीक है। आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए।